नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी प्री के सिलेबस की 10 यूनिट के बारे में। और एमपीपीएससी प्री के सिलेबस की 10 यूनिट की मैं बात कर रहा हूं आज। और इस 10 यूनिट को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, कितना पढ़ना ज़रूरी है और कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस के जो 10 यूनिट जोड़ी गई है, वो 10 यूनिट क्यों पढ़ना ज़रूरी है और इसके अलावा कितना पढ़ना ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं बताने वाला हूँ कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ना चाहिए आपको। तो जब से सिलेबस में बदलाव किया गया है, एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में 10 यूनिट को जोड़ा गया है, आयोगों को हटाकर 10 यूनिट में जनजातियों को जोड़ा गया है, तब से एमपीपीएससी के जितने भी एस्पायरेंट हैं उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और क्यों पढ़ना चाहिए इसको। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। और मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि कंटेंट आपको कहाँ से कवर करना है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जो उठता है, सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, 10 यूनिट क्यों पढ़ना ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, वैसे तो आपको सभी यूनिट पढ़ना ज़रूरी है, सभी यूनिट्स बेस्ट होती हैं और सिलेक्शन के लिए लगभग सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग सभी से बराबर क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद होती है। लेकिन 10 यूनिट को ही क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 यूनिट क्यों पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, 10 यूनिट में मध्य प्रदेश की जनजातियों को जोड़ा गया है। अब मध्य प्रदेश की जनजातियों को जोड़ा गया है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि मध्य प्रदेश की जनजातियां तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एमपी जीके की कोई भी बुक उठाते हैं तो मध्य प्रदेश की जनजातियों को उसमें पढ़ते हैं हम, और आपने भी पढ़ा है। तो ये बात तो आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है कि हमने जनजातियों को पहले पढ़ रखा है। तो जनजातियों की लगभग 70% जो 50 से 60% जो चीज़ें हैं वो चीज़ें क्लियर हैं। अब अगर 20 से 30% जो चीज़ें आप कवर करते हैं किसी अदर बुक से या किसी और सोर्स से, तो यहाँ से ये लगभग आंकड़ा ये निकल के आता है कि आप जनजातियों को पहले से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा फोकस और करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 10 के 10 क्वेश्चन आप ला सकते हैं, यानी 10 के 10 नंबर ला सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो 10 यूनिट है आपकी स्कोरिंग यूनिट है। समझ रहे हैं, क्योंकि एमपी जीके से जुड़ी हुई है और एमपी जीके आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, बस इस यूनिट में काफ़ी अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं आप। अब देखिए क्या क्या पॉइंट आपको देखना है इसमें, क्यों पढ़ना जरूरी है। मैं ये चीज़ तो क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि आपको पता है कि स्कोरिंग यूनिट है। आपको पता है कि 10 क्वेश्चन जो इसमें आने वाले हैं वो 10 में 10 आप करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से ये एमपी जीके पहले से पढ़ते आ रहे हैं और जनजातियों को भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एमपी जीके के अंतर्गत आती है जनजातियाँ। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ना है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर स्कोरिंग अच्छी कर सकते हैं आप, इसलिए पढ़ना 10 यूनिट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा मैं बता चुका हूँ क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ये स्कोरिंग है, 10 में 10 मार्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा कितना पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि जब भी आप सिलेबस देखते हैं 10 यूनिट का, तो 10 यूनिट में कुछ की पॉइंट दिए गए हैं। उन की पॉइंटों को आपको पकड़ कर पढ़ना है। जैसे मैं आपको सिलेबस में अभी आपको बता दूं कि कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया है सिलेबस में कि भौगोलिक विस्तार। तो पहला पॉइंट पकड़िए आप, पूरे मध्य प्रदेश में जनजातियों के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन करना है। उत्तर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, सहारिया जनजाति, पूर्व में भील जनजाति, और ये दक्षिण में कौन सी जनजाति पाई जाती है, पश्चिम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मध्य में कौन सी गौड़ या और कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, है ना। पश्चिम में अलीराजपुर वगैरह में कौन सी जनजातियाँ भील और भील जनजाति वगैरह पाई जाती हैं। तो आपको जनजातियों का विस्तार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, भौगोलिक विस्तार। तो एक पॉइंट आपको, की पॉइंट आपको याद रखना, भौगोलिक विस्तार पढ़ना है। फिर आपके सिलेबस में ही दिया है कि आपको पढ़ना है संवैधानिक प्रावधान। जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जहाँ पर जनजातियों की चर्चा की गई है, जनजातियों के अधिकारों की बात की गई है। उन आर्टिकलों को ठीक से रटना है, आपको ठीक से पढ़ना है।
और क्या क्या प्रावधान है वो भी आपको पढ़ना है। क्लियर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आपका की पॉइंट है, आपको देखिए मैं पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा था आपका कि कितना पढ़ना जरूरी है, तो उन पॉइंटों को मैं बता रहा हूँ जो आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहला तो आपको पढ़ना भौगोलिक विस्तार पढ़ना है कि उत्तर में सहारिया, पश्चिम में भील जनजाति है ना, पूर्व में कौन कौन सी कोल या फिर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती, मध्य में कौन सी जनजाति पाई जाती, ये सारी चीज़ें कवर करना है। फिर आपका की पॉइंट ही सिलेबस में आपका दिया गया है कि मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों को पढ़ना है आपको। समझ रहे हैं मध्य प्रदेश में कितनी पिछड़ी जनजातियाँ हैं, तो पिछड़ी जनजातियों के बारे में ये पढ़ना है आपको। बैगा, भारिया, सहारिया के बारे में आपको A to Z चीज़ें पढ़ना है। बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है, भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, इनके साहित्य के बारे में पढ़ना है, इन जनजाति तीनों के जनजातियों के बारे में, इनकी जनसंख्या के बारे में पढ़ना है टू द पॉइंट आपको। ये कौन कौन से पर्व मनाती हैं जनजातियाँ, तीनों जनजातियों के बारे में विशेष रूप से आपको पॉइंट याद रखना है। क्लियर है। इसके अलावा इनसे जुड़ी जनजातियों से संबंधित जितनी भी योजनाएँ हैं वो योजनाएँ आपको याद करनी है। पिछले 5 वर्षों से लेकर और पिछली जो योजनाएं चल रही हैं और वर्तमान में जो आपकी सुचारू रूप से चल रही हैं जनजातियों से संबंधित योजना, वो योजना आपको जरूर याद करनी है, क्योंकि योजना से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जनजातियों से संबंधित। पिछले एग्जाम उठाकर पेपर उठाकर देखिएगा MPPSC प्री के, तो उसमें जरूर जनजाति से संबंधित की योजना जरूर पूछी जाती रही है। तो अब तो हालांकि अब 10 यूनिट स्पेशल जोड़ दिया है जनजातियाँ, तो अब तो बनने की ज़्यादातर संभावना है यहाँ से 90%। क्लियर है। इसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ पर चौथी यूनिट में, यहीं पर चौथे पॉइंट में आपको की पॉइंट में दिया गया है कि जनजातियों की बोली, जनजातियों की क्या बोलियाँ हैं, कौन कौन से त्यौहार मनाती है जनजातियाँ, जैसे भगोरिया नृत्य है ना, झाबुआ, अलीराजपुर वगैरह में मनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो फेमस त्यौहार हैं उन त्योहारों को कवर करना है, कब मनाया जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, ये त्यौहार आपको पढ़ना है ठीक से। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का क्या योगदान रहा है। टांट्या मामा टांट्या भील का नाम सुना होगा आपने। इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जनजातियों में जिनका 1857 की क्रांति में भी योगदान था। इसके अलावा अन्य भी जो क्रांतियाँ हुई हैं देश की आज़ादी में, उनका जनजातियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो उनके योगदान को पढ़ना है। क्लियर है। इसके अलावा आपको पढ़ना है साथियों, संस्थान पढ़ना है। ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं मध्य प्रदेश में जो जनजातियों से संबंधित हैं, जो जनजातियों के विकास से संबंधित हैं, तो ये संस्थान सारे आपको याद करना है और संग्रहालय आपको याद करना है। तो टू द पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको भौगोलिक विस्तार पढ़ना है, संवैधानिक प्रावधान पढ़ना है, पिछड़ी जनजातियाँ पढ़ना है आपको, इसके अलावा योजना पढ़ना है जनजातियों से संबंधित, और बोली और त्यौहार पढ़ना है जनजातियों से संबंधित, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पढ़ना है जनजातियों का, और साथ ही संस्थान और संग्रहालय। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट बचता है वो आपका मेन जो पॉइंट है आपका संस्कृति। क्या संस्कृति है, क्या कल्चर है इनका, पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, रहना, ये सारी चीज़ें 2 से 3 बार आप दिमाग से ज़रूर गुजारिएगा, 3-4 बार ज़रूर अध्ययन कीजिएगा, नज़रों के सामने से चीज़ें गुजर जानी चाहिए आपके। और इसके अलावा लोक साहित्य जनजातियों का, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये 5 से 6 ऐसे पॉइंट है की पॉइंट जो आपको ये 5 से 6 की पॉइंट अगर पकड़ के चलते हैं आप, तो इस यूनिट में एक अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि जनजातियों को हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। MP GK के अंतर्गत हम MP GK के अंतर्गत जनजातियों को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट आप यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब हमसे आयोग क्या पूछने वाला है, उन की पॉइंटों को पकड़कर आपको चलना है। तो इन की पॉइंटों को, जो मैंने आपको की पॉइंट बताया है, इन की पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा और बस इनके बारे में आपको अध्ययन करना है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा इसको पढ़ने के बाद मैं अभी आपको कंटेंट भी बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक से आप बेहतर तैयार कर सकते हैं इस यूनिट को, वो भी आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ कहाँ से पढ़ें ये कंटेंट। देखिए एक्चुअल में ये जो कंटेंट है, बहुत सारी बुक है मार्केट में, बहुत सारी बुक आ चुकी हैं, अलग से यूनिट बना दी गई है। 10 यूनिट की बहुत सारी बुक हैं, निर्माण की बना दी गई है, पुणेकर की बना दी गई है, अपनी अपनी कोचिंग महात्मा गांधी की है, बहुत सारी जितनी भी कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने सभी ने एक बुक बना दी है जनजातियों की अलग से। हालांकि ऐसे कोई जनजाति अलग नहीं है, MP GK की एक बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको जनजातियाँ पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार करके एक यूनिट जो है 10 यूनिट की अलग से बुक बना दी गई है। क्लियर है।
तो मैं पहले ही बता दूँ, MPGK के अंतर्गत जनजातियों को पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि एक बुक आप ज़रूर परचेस कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद गया था अभी मार्केट, मैं बहुत सारी बुकों को देख कर आया हूँ, लेकिन मुझे जो बेस्ट कंटेंट लगा है अपने अकॉर्डिंग मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कहाँ से पढ़ना ज़रूरी है ये कंटेंट आपको। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पुणेकर बहुत पुराना पब्लिकेशन है और पॉपुलर है और बेहतर कंटेंट भी बनाता है पुणेकर ने ही हाल ही में एक बुक अभी निकाली है 10 यूनिट के लिए, आप ये देख सकते हैं 10 यूनिट की बुक है और पुणेकर की है। और इसके अलावा इसमें जनजातियाँ, विरासत और लोक संस्कृति और लोक साहित्य, मतलब 10 यूनिट को टू द पॉइंट कवर किया गया है। ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आप देख सकते हैं, छोटी सी बुकलेट है और कम समय में और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि पहले से पढ़ी हुई जनजातियाँ हैं। टू द पॉइंट पढ़िए आप इस बुक से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यूनिट बाई FLT एक बार लगा लीजिए आप, या यूनिट बाई जो टेस्ट सीरीज है उसको लगा लीजिए आप। इसमें आपको ये मिलेगा कि आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। इसमें जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे जनजातियों का भौगोलिक विस्तार है, तो जनजातियों के भौगोलिक विस्तार को आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। इसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पिछड़ी जनजातियों, घुमंतू जनजातियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये बुक आप पढ़ के इस यूनिट को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, आप एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको और कोई बुक पसंद आ जाए तो आप उसको प्रेफरेंस दीजिएगा। मैं तो आपको बस एक आइडिया बताया हूँ कि आप इस पे ये बुक भी आप एक बार देख सकते हैं और कंटेंट काफ़ी अच्छा है और बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं और ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद। और हालांकि इसमें आप ये देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट वगैरह भी हैं। फ्लो चार्ट के अलावा आपको ये कुछ फिगर्स वगैरह भी बने हुए हैं, चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये बुक आपके लिए बेस्ट है और कम समय में अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं आप। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 10 यूनिट क्यों पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ से पढ़ना ज़रूरी है और क्यों पढ़ना, कितना स्कोरिंग हो सकता है आपको और कहाँ से पढ़ें, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बस वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।